Hello everyone, welcome back to our channel The Economics Hub. Students, as you all know that हमारा चैप्टर 5 मनी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो उस इंट्रोडक्शन से फर्दर का होने वाला है, जिसमें कि हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे। सो हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने मनी के कंसेप्ट के बारे में और उसके जो फंक्शंस होते हैं और उसके जो फॉर्म्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। केवल फॉर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, फंक्शंस के बारे में डिस्कस नहीं किया था। तो आज हम फंक्शंस के बारे में और उसके जो अदर सिस्टम्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मनी। इट मीन्स हम मनी की हेल्प से अपनी लाइफ में क्या क्या फंक्शन या क्या क्या काम कर सकते हैं, या आप बोल सकते हो कि मनी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। क्लियर है? इसमें देखो कुछ फंक्शंस दिखाए हुए हैं आपके कि मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आपका वर्क करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू वर्क करता है, स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स है, यूनिट ऑफ अकाउंट आपकी सेट करता है। तो ये जो भी टॉपिक्स हैं इनको हम थोड़ा डीप में डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी केवल इससे आपको क्लियर नहीं हुआ होगा कि इसके क्या फंक्शंस हैं। इनको हम थोड़ा डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला आपका फंक्शन जो है मनी का वो क्या है? मनी वर्क्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी आपका जो मनी है वो एक इंटरमीडिएटरी की तरह काम करता है, यानी एक इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। किसके बीच में? बायर के बीच में और सेलर के बीच में। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या है, एक बिस्किट का पैकेट लेने जा रहे हैं अपने जो भी नियरेस्ट शॉपकीपर है उसके पास से। तो आप जो है शॉपकीपर को क्या देंगे? पैसा देंगे, और वो आपको क्या देगा? बिस्किट देगा। यानी आप जो है अपनी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे किस चीज़ के थ्रू? मनी के थ्रू, जो कि आपका एक इंटरमीडिएट का काम कर रहा है। किसके बीच में? आपके बायर के बीच में और सेलर के बीच में। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि हमारा जो मनी है वो क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हो फॉर योर सेटिस्फेक्शन। तो ये चीज़ क्लियर होती है। उसके बाद सेकंड इसका जो फंक्शन है दैट इज़ अ मेज़र ऑफ वैल्यू। यानी हम क्या कर सकते हैं? मनी के थ्रू किसी भी चीज़ की, किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू मेज़र कर सकते हैं। वैल्यू मतलब उसका प्राइस, कि ये इसकी वर्थ क्या है, ये कितने रुपए की है। जैसे हम बोलते हैं ना, ये बिस्किट 10 रुपए का है, ये पेन 5 रुपए का है। तो ये चीज़ें क्या हैं? उन चीज़ों की वैल्यू हैं, और ये वैल्यूज़ हम किसके थ्रू ईजिली मेज़र कर सकते हैं? मनी के थ्रू। जैसे कि आपने बार्टर सिस्टम जो है उसमें देखा होगा कि बार्टर सिस्टम में हम कभी भी मनी की या फिर किसी भी चीज़ की वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते। जैसे बार्टर सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया था पहले भी, कि जब हम गुड्स से गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि अभी जो मैं आपका बिस्किट का एग्जांपल ले रही थी, कि अगर आप वहाँ पे बिस्किट खरीदने जा रहे हो तो आपको बदले में कोई सामान देना पड़ेगा। जैसे आपके पास क्या है, एक बुक है, तो आप बुक उसको दे रहे हो और उससे बदले में बिस्किट ले रहे हो। तो यहाँ पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, तो ये हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो जब मनी का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो आप कैसे यूनिट को मेज़र कर पाओगे, या कैसे उस वैल्यू को मेज़र कर पाओगे? ठीक है, तो इसीलिए आपका जो मनी है वो किसकी तरह वर्क करता है? एक मेज़र ऑफ वैल्यू की तरह वर्क करता है। यानी आप मनी के थ्रू क्या कर सकते हो? किसी भी चीज़ की वैल्यू को मेज़र कर सकते हो। जैसे कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं, आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास ईयरफोन है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास कई सारी बुक्स हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप एक वैल्यू में मेज़र कर सकते हो ना, कि ये चीज़ इतने रुपए की, ये चीज़ इतने रुपए की है। तो ये ईजिली किसके थ्रू पॉसिबल है? मनी के थ्रू पॉसिबल है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हैं, इसको हमने किससे मेज़र किया? मनी से मेज़र किया। तो ये एक और फंक्शन है मनी का। फिर थर्ड फंक्शन है कि मनी जो है ना वैल्यू को स्टोर करके रखता है। मतलब मनी के थ्रू आप क्या कर सकते हो? किसी भी वैल्यू को एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टोर करके रख सकते हो। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें गुड्स का, जैसे मैंने बोला था मेरे पास बुक है। ठीक है, अब उस बुक को मैं 20 साल 25 साल नहीं रख सकती हूँ, क्योंकि 20-25 साल बाद क्या होगा? या तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी या फिर उसकी जो वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। लेकिन मनी एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप जो है डीमोनेटाइजेशन के केस को थोड़ा सा अलग कर दें, साइड में कर दें, तो मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको कि आप आज से 20 साल बाद भी अगर आप निकालोगे, जैसे आज आपने 10 रुपये का नोट रखा, 20 साल बाद भी उसको निकालोगे तो वो सेम वैल्यू होगी उस चीज़ की, और उसकी क्वालिटी भी सेम होगी। ठीक है, अब तो बैंक्स हैं, बैंक्स में आप रखते हो तो 20 साल क्या 40-40 साल तक जो है वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। तो यानी आप क्या कर सकते हो? मनी को ईजिली स्टोर करके रख सकते हो। लेकिन बार्टर सिस्टम में हम चीज़ों को ईजिली स्टोर करके नहीं रख सकते। ठीक है, बार्टर सिस्टम को हम आगे और ज़्यादा डीप में डिस्कस करेंगे।
जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये यहाँ पे जो एक पर्सन है वो कॉइन्स को स्टोर कर रहा है, तो कॉइन्स की वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा आज से 1 साल बाद भी या 6 महीने बाद भी। लेकिन अगर आप 6 महीने तक या 1 साल तक इन गुड्स को स्टोर करके रखते हो तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो क्या होने लगेंगी, ख़राब होने लगेंगी। चाहे आप कोल्ड स्टोरेज में भी क्यों नहीं रखते, लेकिन थोड़ा बहुत वेस्टेज तो होता ही है, लेकिन मनी में कोई भी वेस्टेज नहीं होता। उसके बाद फोर्थ फंक्शन है इसका, दैट मनी इज़ अ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है, वही चीज़ है कि आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज़ की वैल्यू मेज़र कर सकते हो। जैसे इसमें एक टी शर्ट है, इसका दिखाया है कि ये $30 की है, ठीक है, ये वाली है आपकी $40 की है। तो ये किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो सका, मनी की वजह से। अगर मनी नहीं होता तो हम इनको एक एग्जैक्ट वैल्यू प्रेजेंट नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिफ्थ इसका जो फंक्शन है मनी का, वो है स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। अब देखो यहाँ पे ये जो डेफर्ड वर्ड आया ना, डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट, ठीक है। यानी अब आप बोल सकते हो कि मनी क्या है, एक ऐसा स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू आप फ्यूचर पेमेंट्स इजीली कर सकते हो। ये हमारा थोड़ा सा प्रीवियस जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था ना कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, उससे रिलेटेड है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपने फ्रेंड से जो है 1000 रुपीज़ लिए हैं, ठीक है, तो आप आज के 1 साल बाद भी रिटर्न करना चाहोगे तो आप आसानी से 1000 रुपीज़ को रिटर्न कर सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे मनी नहीं होता, केवल आपके पास गुड्स होती, तो क्या था कि अगर आपने आज कोई भी गुड स्टोर की है तो ज़रूरी नहीं है 1 साल बाद उसकी वैल्यू सेम हो, ठीक है, उसकी क्वालिटी डाउन हो सकती है, उसकी मार्केट में वैल्यू हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। तो ये डेफर्ड पेमेंट के लिए ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि बिकॉज क्या होता है कि जो भी कमोडिटीज़ होती हैं उनकी वैल्यू कभी भी सेम नहीं रहती है। क्लियर है। तो इसीलिए हम जो है मनी को इजीली फ्यूचर पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गुड्स को नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखो हमने बार्टर सिस्टम को कई बार बीच बीच में यूज़ किया है, तो बार्टर सिस्टम को अब थोड़ा सा डीप में हम पढ़ लेते हैं। तो बार्टर सिस्टम क्या है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है एक्सचेंज का जहाँ पे हम गुड्स को डायरेक्टली एक्सचेंज करते हैं। किससे? गुड्स से। यानी यहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, यानी एक ऐसा सिस्टम आप इमेजिन करो जिस सिस्टम में आपके पास पैसा ना हो। तो देखो पैसा नहीं है तो ऐसा तो है नहीं कि आप खाना पीना बंद कर दोगे, आपका कंजप्शन ख़त्म हो जाएगा। अब आप क्या करोगे? आपके पास एक ऑप्शन बचेगा कि जो भी आपके पास चीज़ें हैं उन चीज़ों के बदले में आप वो चीज़ें लेके आओगे जिसकी आपको नीड है। तो यही पूरा जो सिस्टम है ना, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम या बार्टर एक्सचेंज। ठीक है, ये जो है ओल्ड मेथड था, यानी आज के टाइम में होता है कहीं कहीं यूज़, बहुत ही रेयर केसेस में होता है, लेकिन पुराने टाइम में जब मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ था तो यही हमारा यूज़ होता था। तो ये ओल्ड मेथड है एक्सचेंज का। ठीक है, जिसको हम सेंचुरीज़ पहले यूज़ करते थे जब तक हमारा मनी इन्वेंट नहीं हुआ था। क्लियर है? तो बार्टर सिस्टम समझ में आ गया होगा। और जो बार्टर सिस्टम है ना, इसकी एक खासियत बोल सकते हो, एक स्पेशलिटी बोल सकते हो कि ये आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स पे डिपेंड करता है। अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है? इसका मतलब होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो हैं वो ऐसे आइटम्स को होल्ड कर रही हैं जिसकी एक दूसरे को नीड है। जैसे इसको ना इसके पिक्चर के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मिस्टर ए हैं और ये मिस्टर बी हैं। ठीक है, अब मिस्टर ए के पास सेल करने के लिए क्या है? एप्पल्स हैं। ठीक है, और मिस्टर बी के पास सेल करने के लिए क्या है? आपका ये है मुर्गा है। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आपके एप्पल हैं इसको आप सेल करोगे मिस्टर बी को, तो वो आप उसी केस में सेल कर सकते हो जब आपको बदले में हैन चाहिए। अगर आपको बदले में हैन नहीं चाहिए होगी तो आप क्यों सेल करोगे? ठीक है, और मिस्टर बी भी आपको हैन तभी सेल करेंगे जब वो आपके बदले में एप्पल्स लेना चाहते हो। यानी आप दोनों की जो नीड्स है ना वो एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। यानी जैसे अभी हम जो एक और एग्जांपल जो हम ले रहे थे बिस्किट का, कि आपको बिस्किट का पैकेट ख़रीदना है और आपको बदले में देने के लिए आपके पास क्या है? बुक है। तो यानी आपको एक ऐसे पर्सन को सर्च करना पड़ेगा जो आपसे आपकी बुक खरीद ले और बदले में आपको क्या दे दे? बिस्किट का पैकेट दे दे। तो यही कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है बार्टर सिस्टम में। तो ये एक बहुत बड़ी आप बोल सकते हो डिसएडवांटेज थी बार्टर सिस्टम की।
जिसकी वजह से हम बार्टर सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाते हमेशा। ठीक है, अब देखो ये जो बार्टर सिस्टम वाला जो भी सिस्टम है, यानी जहाँ पे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है, उस टाइप की इकोनॉमी को हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। क्लियर है, सीसी इकोनॉमी यानी बार्टर सिस्टम में जो भी इकोनॉमी वर्क करती है उसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी का मतलब होता है कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। अब इसका मतलब समझ में आ गया होगा। कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी का मतलब एक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे हम केवल और केवल गुड्स को एक्सचेंज कर रहे हैं विद गुड्स फॉर सेटिस्फाइंग आर नीड्स। ठीक है, यहाँ पे मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो सीसी इकोनॉमी का मतलब समझ में आ गया, यानी जहाँ पे कमोडिटीज़ को ही एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है, जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। ठीक है, या फिर कमोडिटी टू कमोडिटी इकोनॉमी। और ये वाला जो सिस्टम है या ये वाली जो इकोनॉमी है वो कहाँ पे काम करती है, कौन से सिस्टम में काम करती है? बार्टर सिस्टम में ये वाली इकोनॉमी आपकी काम करती है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखो, जब हमने बार्टर सिस्टम पढ़ा तो अभी पढ़ते टाइम ना कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी माइंड में कि भाई बार्टर सिस्टम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो है, क्योंकि हम बहुत सारे काम हैं जो नहीं कर सकते हैं बार्टर सिस्टम में। ठीक है, तो अभी हम यही पढ़ने वाले हैं कि बार्टर सिस्टम में हमारी ड्रॉबैक्स कौन कौन से हैं, यानी लिमिटेशंस या आप बोल सकते हो डिसएडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, और इन डिसएडवांटेजेस को आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा तरीका तो ये है कि बार्टर सिस्टम को एलिमिनेट करने का जो काम किया है वो हमारा किसने किया है? मनी ने किया है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ जाएगा कि एलिमिनेशन जो भी की है डिसएडवांटेजेस की, यानी डिसएडवांटेजेस को जिसने ख़त्म किया है वो चीज़ क्या है? मनी। यानी मनी ने आके क्या किया, जो भी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी उन सबको सॉल्व कर दिया। क्लियर है, तो अब देखो पहली जो हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे वही है जो हमने बताया था ना, बहुत मेन कैरेक्टरिस्टिक है बार्टर सिस्टम की। कौन सी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। जहाँ पे हमने क्या देखा था कि अगर आप कोई भी चीज़ परचेज़ करना चाहते हो तो आपको एक ऐसे पर्सन को चूज़ करना पड़ेगा या सर्च करना पड़ेगा जो आपके पास चीज़ है उसको वो ख़रीदना चाहता हो और बदले में आपको वो चीज़ देना चाहता हो जो आप ख़रीदना चाहते हैं। ठीक है, यानी वही बुक वाला एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास एक बुक है, ठीक है, और आपको एक बिस्किट का पैकेट परचेज़ करना है, तो आप और हम बार्टर सिस्टम में हैं जहाँ पे मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप एक ऐसा पर्सन सर्च करोगे जो आपको बिस्किट का पैकेट दे दे और बदले में आपसे क्या ले ले? बुक ले ले। ठीक है, यही कहलाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, और ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका? बार्टर सिस्टम का। यहाँ पे इस पिक्चर को देखो ज़रा, यहाँ पे दे रखा है कि एक जो ओल्ड मैन है वो आपको बोल रहा है आई विल गिव शूज़ फॉर अ न्यू हैमर, यानी मैं शूज़ दूंगा और मुझे क्या चाहिए? हैमर चाहिए। ठीक है, लेकिन दूसरा पर्सन बोल रहा है आई विल गिव राइस फॉर शूज़, यानी मैं हैमर तो नहीं दे सकता लेकिन शूज़ के बदले में राइस दे सकता हूँ। ठीक है, थर्ड पर्सन क्या बोल रहा है? आई हैव फिश टू गिव एंड आई नीड राइस, यानी मेरे पास देने के लिए क्या है? फिश है और मैं राइस जो है ख़रीदना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपने देखा होगा तीनों की जो वॉन्ट्स हैं ना वो एक दूसरे से काफ़ी वेरिएट कर रही हैं, यानी तीनों की जो वॉन्ट्स हैं वो एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई भी एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, और यही प्रॉब्लम है कि भाई बार्टर सिस्टम में हमेशा ये एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। क्लियर हो गया? अब देखो इसकी एलिमिनेशन किसने की? मैंने सिंपल से वे में बहुत पहले बता दिया था कि मनी ही है जिसने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट किया कि भाई अब आपको एक ऐसे पर्सन को सर्च करने की ज़रूरत नहीं है जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करे। जैसे हम ही अभी वो बुक वाला जो एग्जाम्पल है उसको आगे बढ़ाएं, तो अगर मेरे पास बुक है तो अब मैटर नहीं करता, मैं क्या करूँगी? बुक सेल करके मार्केट से मनी लेके आऊँगी और मनी से मैं बिस्किट का पैकेट परचेज़ करूँगी। यानी अभी जो मैं सर्च कर रही थी ना एक ऐसे पर्सन के लिए जो मुझे बिस्किट का पैकेट दे और बदले में मेरी बुक खरीद ले, तो अब वो जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी किसके थ्रू? मनी के थ्रू। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह वर्क करता है। जैसे यहाँ पे किसी पर्सन के पास ब्रेड थी, उसको बदले में कैंडीज़ चाहिए थी, तो उसने क्या किया? ब्रेड सेल की, मनी आया और इस मनी से उसने कैंडीज़ परचेस कर ली। क्लियर है? तो ऐसे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मनी की वजह से। अब सेकंड प्रॉब्लम क्या थी हमारे बार्टर सिस्टम की? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, यानी यहाँ पे हम किसी भी चीज़ की वैल्यू को प्रॉपर
प्रॉपरली मेज़र नहीं कर सकते बार्टर सिस्टम में। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई गुड्स जो होती हैं, कमोडिटीज़ जो होती हैं, वो एक दूसरे से काफ़ी अलग होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, एक घोड़ा है बेचने के लिए, और आप बदले में क्या लेना चाहते हो, एक बकरी लेना चाहते हो। तो क्या घोड़ा और बकरी दोनों की वैल्यू सेम होगी? नहीं होगी। लेकिन फिर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपस में एक्सचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आप वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे यहाँ पे और चीज़ दे रखी है कि एक मिल्क है किसी पर्सन के पास और एक पर्सन के पास क्लोथ्स हैं, तो ना तो आप मिल्क की वैल्यू मेज़र कर सकते हो, ना आप क्लोथ्स की वैल्यू मेज़र कर सकते हो। आपको ऐसी ही जगह पे जाके एक्सचेंज करना पड़ेगा इन चीज़ों को जहाँ से आपकी नीड सेटिस्फाई हो रही हो। लेकिन हमने फंक्शंस में पढ़ा था कि मनी ने क्या कर दिया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, और मनी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की वैल्यू को ईजिली मेज़र कर सकते हैं। जैसे मिल्क की अपनी अलग वैल्यू है, क्लोथ्स की अपनी वैल्यू है, ठीक है, हॉर्स की अपनी वैल्यू है, गोट की अपनी वैल्यू है, यानी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं इसकी, वो सारी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व, किसकी वजह से, मनी की वजह से। अब थर्ड प्रॉब्लम क्या थी, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। देखो एक और सिंपल तरीका मैं आपको बताती हूँ कि या तो आप याद कर लो फंक्शंस ऑफ मनी, या फिर आप याद कर लो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम। दोनों चीज़ें एक दूसरे से बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है कि जो भी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स थी, उन्हीं प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए हमारा मनी आया, तो यही प्रॉब्लम उसके क्या बन जाते हैं, फंक्शन बन जाते हैं मनी के। तो ये चीज़ आप याद रखना, इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी, बहुत ज़्यादा बार बार चीज़ों को रिपीट नहीं करना पड़ेगा। तो अभी थर्ड प्रॉब्लम हमारी क्या है, बार्टर सिस्टम की, डिफ़िकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। यानी हम बार्टर सिस्टम के थ्रू क्या नहीं कर सकते, फ्यूचर पेमेंट्स नहीं कर सकते ईजिली। ये तो मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था जब मैं फंक्शंस बता रही थी, कि जैसे आपको जो है कोई भी फ्यूचर पेमेंट करना है आज से 1 साल बाद, और अभी आपके पास राइस रखे हुए हैं, तो उन राइस को अगर आप 1 साल तक स्टोर करके रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। कैसे प्रॉब्लम होगी, या तो वो ख़राब हो सकते हैं, यानी उनकी क्वालिटी डाउन हो सकती है, या फिर आज जो इनकी वैल्यू है ज़रूरी नहीं है वो आने वाले टाइम में वैल्यू सेम रहे, कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, तो एक प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी ना। लेकिन पैसों का क्या है, अगर आपको 1 साल बाद भी 1000 रुपये जो है किसी को पे करने हैं, तो आप आज वो 1000 रुपये संभाल के रख दोगे तो 1 साल बाद भी आपको एज इट इज़ मिलेंगे। ऐसा तो है नहीं 1000 की वैल्यू 800 ही रह जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली क्या कर सकते हो, फ्यूचर पेमेंट्स कर सकते हो मनी के थ्रू। लेकिन बार्टर सिस्टम में ये क्या है, एक डिसएडवांटेज है कि हम नहीं कर सकते हैं ईजिली। अब है फोर्थ, डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। ये भी चीज़ मैं आपको फंक्शंस में बोल चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। वही सिंपल चीज़ है कि जो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे वही मनी के फंक्शन बन जाते हैं। यानी देखो बार्टर सिस्टम में हम क्या नहीं कर सकते, गुड्स को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करके नहीं रख सकते। आप ये सोचो कि मैं वीट को 5 ईयर्स तक, 10 ईयर्स तक, या वेजिटेबल्स को या फ्रूट्स को इतने सालों तक जो है स्टोर करके रखूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये थोड़े से पेरिशेबल होते हैं नेचर में। या फिर कैटल्स का भी एग्जाम्पल ले लो, तो ये कैटल्स का भी क्या है, मतलब अनसर्टेन होती हैं, कभी भी डेथ भी हो सकती है, तो आप वैल्यू को स्टोर करके नहीं रख सकते ज़्यादा टाइम के लिए। लेकिन मनी एक ऐसी चीज़ है जिसको आप काफ़ी टाइम के लिए मेज़र स्टोर करके रख सकते हैं, और उसकी वैल्यू में ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ज़्यादा क्या बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारी जितनी भी डिसएडवांटेज थी बार्टर सिस्टम की वो हमने कवर कर ली। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, जो भी मनी है उसके फंक्शंस पढ़े, बार्टर सिस्टम पढ़ा, और बार्टर सिस्टम की डिसएडवांटेजेस पढ़ी। अब आप क्या कर सकते हो इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए, कि केवल बार्टर सिस्टम पढ़ो और उसकी प्रॉब्लम पढ़ो। सारी प्रॉब्लम्स के जो हेडिंग है ना, उसी को आप लेके आ जाओ फंक्शन में, क्योंकि इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए ही किसका इन्वॉल्वमेंट हुआ, मनी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, ठीक है। क्योंकि हम पहले बार्टर सिस्टम यूज़ करते थे, तो जब लोगों ने बार्टर सिस्टम में इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, तब उनको किसी एक ऐसी चीज़ की नीड हुई जो क्या कर सके, इन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सके, और तभी हम लोगों ने क्या किया, मनी को इवॉल्व किया, मनी की स्टार्टिंग करी। तो यहाँ पे हमारा ये जो टॉपिक है वो एंड होता है। अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप ये वीडियो देखिए, टॉपिक को अंडरस्टैंड करिए, और अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन पुट करिए, आई विल सॉल्व योर क्वेरी, ठीक है। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस।